स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारी यूनिट फर्स्ट जो हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, यह फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट मीन्स हमने न्याय के सिद्धांत की आधे की जिसकी व्याख्या की थी। आज हम उसके न्याय के सिद्धांत की विशेषताओं की बात करते हैं। न्याय के सिद्धांत की विशेषताएं। सबसे पहली बात बच्चों, इसको शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी, एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत के बारे में क्या कहा। न्याय के सिद्धांत को कहने से पहले उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि न्याय क्या नहीं है, अर्थात उन्होंने जो है नेगेटिव अप्रोच को अपनाया, नकारात्मक, कि न्याय क्या नहीं है। पहले न्याय क्या नहीं है इसको बताकर उसकी आलोचना करके फिर अपने विचार दिए। प्लेटो के अनुसार न्याय जो है वो व्यक्ति के कार्यों का जस्टिफिकेशन है, यानी कि जो कार्य व्यक्ति को दिया जाता है, अगर व्यक्ति वही कार्य ईमानदारी से करता है तो वो न्याय की स्थापना कर रहा है। तो न्याय की अवधारणा अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो प्लेटो के अनुसार क्या है कि हर व्यक्ति जिसको जो कार्य मिला है, अगर वो कार्य लगन और ईमानदारी से करता है तो वो न्याय की स्थापना करता है। तो न्याय के सिद्धांत की विशेषताएं, सबसे पहले है कार्यों का विशेषीकरण। बच्चों, प्लेटो ने, मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेटो के अनुसार समाज में तीन वर्ग होते हैं। तीन वर्ग किसके? तीन गुणों का। गुण कौन से? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि विवेक, साहस, क्षुधा। बच्चों, ये तीन गुण जो है हर समाज में पाए जाते हैं। विवेक जो है बुद्धि का प्रतीक है, यानी कि राजा का प्रतीक है। साहस मतलब हिम्मत किसकी? वीरता का गुण है। वीरता मतलब क्या? सैनिक वर्ग का। क्षुधा जो है भूख का। भूख जो है हमारे उत्पादक वर्ग यानी कि किसान वर्ग से संबंधित है। अगर समाज के अंदर ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं तो समाज में न्याय की स्थापना होती है। इसलिए इन तीनों के कार्यों को जो है प्लेटो ने विशेषीकरण का स्थान दिया है, अर्थात कार्यों के विशेषीकरण से ही न्याय की स्थापना होती है। ये न्याय के सिद्धांत की पहली विशेषता है। दूसरी हम बात करते हैं सामाजिक एकता पर बल। सामाजिक एकता का क्या मतलब है? देखिए, अब एकता कब खत्म होती है? जब एक व्यक्ति दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर करता है, यानी कि वो अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, दूसरे को निमन सोचता है। अगर विवेक कहे मैं सबसे ऊंचा हूँ और मैं इसके ऊपर कंट्रोल करूँ, या साहस कहे मैं विवेक से ऊपर हूँ क्योंकि मैं वीर हूँ, तो इससे समाज में जो है वैमनस्य पैदा होता है, या यूँ कहें कि ईर्ष्या द्वेष पैदा होती है, हिंसा होती है। अगर ऐसा रहा तो समाज अच्छा नहीं बन पाता। लेकिन ये समाज में तीनों ही वर्ग हैं हमारे, इन तीनों वर्गों में अगर एक तीनों वर्ग अपना अपना काम करें तो समाज के अंदर जो है वो एकता की स्थापना होती है। उसके बाद है मानव मनोविज्ञान के अनुकूल। अब मानव मनोविज्ञान, बच्चों दो चीज़ों को समझना जरूरी है। मानव मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान होता है मन का विज्ञान, जो व्यक्ति अपने मन की बात को समझता है। अभी इसका एक एग्जाम्पल दूँ मैं। विवेक है बुद्धि। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो व्यक्ति समझदार है, वो अपने गुणों का सहारा लेकर दूसरों को ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं करता। जो वीर व्यक्ति है, वीर है ठीक है, उसके अंदर हिम्मत है, लेकिन वो अपनी वीरता के बल पर दूसरों के ऊपर जो है रोब नहीं जमा सकता, उनसे हिंसा नहीं कर सकता। और उसके अंदर जो है मानसिक बुद्धि जो है वो ये कहती है कि निर्बलों पर हमें दया करनी चाहिए। तो मानव मनोविज्ञान यानी मानव के अंदर जो गुण हैं, उस गुण के अकॉर्डिंग अगर वो कार्य करता है तो समाज के अंदर न्याय की स्थापना होती है, ऐसा प्लेटो का मानना है। न्याय राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। अब देखिए, न्याय, हालांकि न्याय व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि व्यक्ति का, राज्य जो है वो व्यक्ति का विशाल रूप है, यानी जो चीज़ व्यक्ति के लिए जरूरी है वही राज्य के लिए जरूरी है। तो व्यक्ति अपने अपने कार्यों को करे तभी न्याय की स्थापना है। जब व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा तो राज्य तो उसका बड़ा रूप है ही है, तो इसलिए राज्य जो है वो ही न्याय का पालन करेगा। इसलिए न्याय जो है वो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। अब इसमें हम बात करते हैं प्लेटो के अनुसार वहाँ न्याय होगा जहाँ पर कर्तव्यों पर बल मिलेगा, कर्तव्यों को महत्वपूर्ण समझा जाएगा। अब तीन वर्ग हैं, तीन वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। राजा जो है वो
सही को सही ठहराएगा, गलत को गलत ठहराएगा। तो न्याय की स्थापना होगी, अपने विवेक के आधार पर, अपने मस्तिष्क के आधार पर, अपनी सोच समझ के आधार पर निर्णय देगा। वीर जो है वो निर्बल और बलवान दोनों में भी समानता का दर्जा देगा, वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। तो जो उत्पादक वर्ग है, किसान वर्ग है, वो जो है लोगों के लिए या इन दोनों वर्गों के लिए जो है वो शारीरिक श्रम करेगा और मेहनत से अन्न उपजाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज में जो है इन तीनों गुणों से है कोई कारण ही न्याय प्लेटो ने जो है कर्तव्यों पर बल दिया है। अब हम बात करते हैं न्याय के दो पक्षों की। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो पक्ष होते हैं, एक होता है व्यक्तिक का। व्यक्तित्व का मीन्स एक व्यक्ति का, अगर एक व्यक्ति के अंदर गुण है, यही तीनों गुण व्यक्ति के अंदर मिलते हैं। अगर यही तीन गुणों अलग अलग व्यक्तियों के अंदर अलग अलग हैं और वो अपने उन गुणों का पालन करते हैं तो वही गुण समाज के अंदर आते हैं, तो इससे सामाजिकता को भी स्थान मिलता है। तो इन दोनों को मिलाने से व्यक्तिकता और सामाजिकता, इन दोनों को मिलाने से ही न्याय की स्थापना होती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं शिक्षा एवं साम्यवाद, इन दोनों से भी न्याय की स्थापना होती है। अब न्याय को समझने से पहले शिक्षा, देखिए महात्मा गांधी ने भी कहा, हमारे जो महान विचारक हुए हैं उन्होंने भी शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा क्या? शिक्षा व्यक्ति को अच्छे या बुरे की पहचान कराती है कि क्या चीज़ जो है ठीक है हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ है हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये ज्ञान हमें जो है शिक्षा ही देती है। दूसरी बात है साम्यवाद। साम्यवाद किस चीज़ को मानता है? ये दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे। साम्यवाद का मतलब ये होता है सभी व्यक्तियों को बराबर दर्जा दिया जाए, या फिर यूँ कहें हम समाज के अंदर जिसको जितनी ज़रूरत हो उसको उतना ही हिस्सा मिले, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इन दोनों चीज़ों से ही, यही चीज़ मैंने आपको कही, शिक्षा। शिक्षा क्या है? हमारे अंदर हमारे गुणों का संचार करती है। और साम्यवादी क्या है? हर व्यक्ति अपने उन गुणों का पालन करे तो न्याय की स्थापना होती है। तो न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा व साम्यवाद का होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों इन पॉइंट्स के आधार पर हम जो है न्याय की विशेषताओं को सिद्ध कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए राजनीति विज्ञान में कोई भी चीज़ तभी तक पूरी नहीं होती जब तक कि हम उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन ना करें, क्योंकि राजनीति विज्ञान एक ऐसा, क्योंकि विज्ञान शब्द इससे जुड़ा हुआ है। हम अगर अच्छाई की बात करते हैं तो हम बुराई की भी बात करते हैं। इसके अंदर क्या कमियां हैं, इस न्याय के, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के अंदर क्या कमियां हैं, तो उसमें सबसे पहली बात जो हम करते हैं वो है न्याय केवल भावनात्मक है। अब ये भावना क्या? भावना हमेशा अच्छाई और बुराई से जुड़ी हुई होती है। अगर एक व्यक्ति के अंदर विवेक है लेकिन वो उसका प्रयोग नकारात्मक रूप से करता है, सकारात्मक रूप से न करके नकारात्मक रूप से करता है, तो उसकी भावनाएं जैसी हैं वैसा ही वो उसका प्रयोग करेगा। यही बात साहस के बारे में भी आती है कि अगर वो उसकी भावनाएं वीर है, बहादुर है, अगर वो निर्बलों के ऊपर अत्याचार करके अपनी उस वीरता का प्रदर्शन करता है तो अन्याय की स्थापना ही करता है। तो न्याय केवल भावनात्मक रूप से ही जो है जुड़ा हुआ होता है। दूसरी इसकी आलोचना, कर्तव्यों पर बल। देखिए यही पॉइंट इसकी विशेषता भी थी और ये इसकी आलोचना भी है। सिर्फ कर्तव्य, इंसान सिर्फ काम नहीं करता, उसको अधिकार भी चाहिए होते हैं। अब सिर्फ मैं ये कहूँ कि जो हमारा उत्पादक वर्ग है वो उसके अंदर विवेक नहीं होगा या उसके अंदर साहस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ उत्पादन का कार्य करे, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो है मस्तिष्क भी हो सकता है, दिमाग भी हो सकता है, सोच समझ भी हो सकती है। तो क्या किसान वर्ग कभी राजा नहीं बन सकता? नहीं, ये बन सकता है। तो इस आधार पर यानी कि व्यक्ति सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, उस कर्तव्य के साथ उसके अंदर दूसरा गुण भी हो सकता है। तो सिर्फ कर्तव्यों पर बल देने से ही जो है न्याय की स्थापना नहीं होती, इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। अब है मानवीय जो है विकास के विरुद्ध। मानवीय विकास, मानव क्या होता है? मानव का विकास तभी होता है जब वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर दृष्टि से जो है अपने अधिकारों का पालन करे। अब अगर जो किसान वर्ग है वो सिर्फ उत्पादन के बारे में सोचे, वो न्याय के बारे में या विवेक, उसके अंदर दिमाग या उसके अंदर वीरता, इन दोनों गुण हो सही लेकिन वो उसका इस्तेमाल ना करे तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसका जो विकास है, उसकी वीरता का जो गुण है, उसका जो मस्तिष्क का, दिमाग का गुण है, बुद्धि का गुण है, वो खत्म हो जाएगा, तो उसका पूरा विकास नहीं होगा। इसलिए प्लेटो की ये जो अवधारणा है तीन गुणों की, ये मानवीय विकास के विरुद्ध है। अब हम बात करते हैं ये विरोधाभासी है। विरोधाभासी की बात का मतलब, एक तरफ तो जो है वो एकता और सामाजिकता पर बल देता है। प्लेटो ये कहता है कि समाज में तीन वर्ग होंगे और ये तीनों वर्ग जो है अपना अपना कार्य करेंगे तो समाज में एकता होगी। लेकिन बच्चों एक बात है, अगर इन तीन गुणों से
अगर एकता होती है तो इन तीनों गुणों के व्यक्तियों के अंदर जो है, विवेक वाले के अंदर जो है साहस आ सकता है, विवेक वाले के अंदर उत्पादन शक्ति भी आ सकती है, साहस वाले के अंदर विवेक भी हो सकता है, उत्पादन कार्य में की क्षमता भी हो सकती है। और इस तरीके से ये गुण एक व्यक्ति के अंदर तीनों गुण भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर जब एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों या तीनों गुण अगर आ जाएं तो वो क्या करेगा, वो दूसरे वर्गों से जो है कलह करेगा। इससे क्या होगा, समाज में एकता स्थापित नहीं होगी, तो इससे विरोधाभास बढ़ेगा। उसके बाद करते हैं हम बात प्लेटो के अनुसार, जो प्लेटो की आलोचना की गई है वो है फांसीवादी राज्य। बच्चों इसको समझने से पहले हमें फांसीवाद को समझना होगा। फांसीवाद है क्या? फांसीवाद का अभिप्राय होता है राज्य निरंकुश, यानी राजा अगर दिन को दिन कहे या दिन को रात कहे तो राजा की बात ही सर्वोपरि होगी। बेटा तुम लोगों ने जो है हमारे +2 में या पिछली क्लासों में हिटलर और मुसोलिनी के बारे में पढ़ा होगा, तो उन्होंने फांसीवादी राज्य ही सर्वोच्च है। अगर राज्य जो है वो व्यक्ति को की जान भी मांगे तो व्यक्ति को जो है बिना सोचे समझे जान दे देनी चाहिए, यानी कि राज्य ही सर्वोपरि है। राज्य के हित के लिए व्यक्ति का जीवन भी बलिदान किया जा सकता है, ऐसा जो है फांसीवादी राज्य होता है। अगर यही तीनों गुण एक व्यक्ति के अंदर हो और वो दूसरे वर्गों को दबा कर रखने का प्रयास करे तो फांसीवादी राज्य की स्थापना होगी। उसके बाद है अवैज्ञानिक सिद्धांत। बच्चों वैज्ञानिकता क्या कहती है? वैज्ञानिकता यही कहती है कि जो तथ्य हैं उनको स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जाए, और जो चीज़ें दो चीज़ों को मिलाने से एक स्पष्ट जो हमारे सामने वर्ग आता है उसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर हम इन तीन गुणों के अलावा और भी होते हैं, दया भी होती है व्यक्ति के अंदर जो है दूसरों के साथ मिलकर रहने की भी इच्छा होती है। जरूरी नहीं कि वो गुणों के हिसाब से अपने ही वर्ग में रहे, ऐसा नहीं है। तो ये अवैज्ञानिकता का सिद्धांत भी कहलाता है। बच्चों ये विशेषताएं थी न्याय के सिद्धांत की और ये उसकी आलोचना थी। अब इन दोनों के आधार पर हम प्लेटो का जो है वो मूल्यांकन करेंगे। जब तक हम मूल्यांकन नहीं करते हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं होता। तो मूल्यांकन जो अब तक हमने पढ़ा हम बताएंगे क्या ठीक है या गलत है। तो हम या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं निष्कर्ष क्या होता है। तो जो हमने ऊपर के सिद्धांत पढ़े, इस सिद्धांतों के आधार पे हम ये कह सकते हैं प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, एक तरफ तो समाज के अंदर अपने गुणों को विकसित करने का और समाज के कल्याण के लिए जरूरी है, ये सच्चाई है। बच्चों अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, हम अपने घरों में भी देखते हैं जिस व्यक्ति की जो ड्यूटी है अगर वो सही ढंग से करता है तो परिवार के अंदर झगड़ा नहीं होता। झगड़ा कब होता है? जब है एक व्यक्ति दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। तो व्यक्ति के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर तनाव होता है। तो हम प्लेटो की जो मेन कॉन्सेप्ट है न्याय की कि हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करे तो समाज में न्याय की स्थापना होती है, हम इससे सहमत हैं। लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति अपने ही वर्ग में रहे, वो सिर्फ एक ही गुण को अपनाए तो ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति एक गुण के साथ दूसरे गुण भी रखता है। अगर वो उन दोनों गुणों को मिलाकर सामंजस्य करता है तो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की अवधारणा गलत हो जाती है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि प्लेटो ने जो न्याय की कॉन्सेप्ट दी वो बहुत अच्छी है, समय के अकॉर्डिंग भी है, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां हैं, उसको सुधार करके हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को जो है अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्लेटो की न्याय की अवधारणा, ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट प्रेफरेंस पे मैं इसको जो है रखूँगी ताकि बच्चों को जो है अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों इतना आपको याद करना है। थैंक यू।